करना है ना। तो अब जो है पॉलिटी सेक्शंस में आ जाइए। पॉलिटी सेक्शन में हम लोग जब चलेंगे इंडियन पॉलिटी में, देखे होंगे कि 2011 से पहले, ज्यादा देर नहीं लेंगे, ठीक 10 मिनट हम बताएंगे आज अभी, उसके बाद थोड़ा सा खोल के आपको थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे हम कल से इस क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो कल से होगा, और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत ही ज्यादा इसको डिवाइड किया हुआ, 35-40 सेक्शन बना दिए हैं, एक एक दो दो सेक्शन छोटे बड़े जैसे हैं उसी तरीके से इसको लेंगे, और उसमें आए हुए सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देख बताएंगे आपको, और फिर बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का रूप रंग का है, किस नेचर का है, किस सिग्निफिकेंस से जुड़ा है, किस तरीके का इंपॉर्टेंस रखता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आपको इसको बताएंगे। अभी आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं 2011 में जब सिविल सर्विसेज के सिलेबस में बदलाव आया, ठीक है ना, ये 10वीं परीक्षा होगी प्रीलिम्स की, 2011 में बदलाव के साथ हुई। तो हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था वगैरह की बात करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के साथ साथ हम लोग नीतिगत बातें भी करते हैं, नीतिगत मुद्दों की भी बात करते हैं, और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की चीजें भी हैं वो भी इसमें जोड़ी गई हैं। तो जो गवर्नेंस आप पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस के विद्यार्थियों को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि आप इस गवर्नेंस के पढ़ने से जो पॉलिसी ओरिएंटेड जो इश्यूज थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं इंडियन पॉलिटी के भीतर, वो तो यहां से कंप्लीट हो जा रहे हैं आपके, ठीक। इसीलिए प्रीलिम्स में अगर कोई विद्यार्थी गवर्नेंस का सही ज्ञान करके नहीं जाता है तो पॉलिटी के एक दो क्वेश्चन वहां पर अटकने की संभावना रहती है। तो अगर आप 10-15 दिन मेहनत करके एक तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से गवर्नेंस को कंप्लीट कर लें, दूसरी चीज उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन जैसे पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्चन, देखिए भाई ये जो आपका संविधान है ना, ये एक प्रकार से नियमावली है, देश कैसे चलेगा उसकी नियम पुस्तिका है, ये पॉलिसी सिखाती नहीं है, ये तो नियम बताती है। और पॉलिसी अधिकार से जुड़े मुद्दे या यूं कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हैं वो सब आपको सिखाता है गवर्नेंस। इसलिए देखें कि इसको सेकंड पेपर में ही रखा गया, भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद सोशल जस्टिस रखा गया, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था मूलक नियमावली, संविधान एक ऐसी पुस्तिका है जो न केवल भारतीय राज्य व्यवस्था के संचालन को समझाती है कि कैसे चलेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, या न्यायालय क्या करेंगे, या जो भी हैं संवैधानिक पद के लोग क्या करेंगे, और जितने भी एजेंसीज हैं वो क्या करेंगी, या जो जो भी आप समझ रहे हैं 395 आर्टिकल तक, और चाहे आयोग हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे पर्सन हो, क्या काम करेंगे वो सब लिखा हुआ है। लेकिन एक जस्टिस एस्पेक्ट, उसके ठीक नीचे देखेंगे सोशल जस्टिस। संविधान जो है एक सामाजिक न्याय भी है, संविधान के अंदर ही सामाजिक न्याय घुसा हुआ है, संविधान के अंदर ही आर्थिक न्याय है, और संविधान के अंदर भी राजनीतिक न्याय है। महिलाओं को 50% आपने आरक्षण दिया पंचायत में, आपने कैसा न्याय किया? नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक लोकतंत्र लोक कल्याण की बात करके कैसा न्याय करने जा रहे हैं? और आपने मूल अधिकार देकर के कैसा न्याय किया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसी संविधान का हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति मुख्यधारा से पिछड़ सकता है, वह व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में जो ग्रोथ तरक्की चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन जो नियम है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसका पूरा परिपालन करने में हमारी संस्थाएं या हमारे संवैधानिक पद पे बैठे लोग अक्षम होते हैं, दक्ष नहीं होते हैं, इट मींस यहां भी मैंने बोला था कि संविधान भी एक गुड गवर्नेंस है। तो अगर इसके एस्पेक्ट को वो लोग पूरी तरह से
जन केंद्रित और संवेदनशीलता के साथ लागू नहीं करते हैं तो कई लोग समाज में पिछड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तब क्या पड़ेगा जरूरत? महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ जाएगी। महिलाएं पिछड़ेंगी तो महिला सशक्तिकरण लाना पड़ेगा। अगर एससी एसटी के लिए जो आरक्षण 10 साल के लिए तय था, अगर इस संवैधानिक पदों पे बैठे और नीतियां बनाने वाले लोग बेटर काम नहीं करेंगे तो उनको तो छोड़ो, अगड़ों को भी आरक्षण देना पड़ जाएगा, जो कि 10 आपने देखे होंगे 2019 जनवरी में यही हुआ, 10% आरक्षण। तो हम इसको नीतिगत गलती मानते हैं, पब्लिक की गलती नहीं है, अगड़े पिछड़ों की गलती नहीं है, ये नीतिगत गलतियां होती हैं कि जो जस्टिस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जब नहीं होगा तो अनजस्टिस, तब जस्टिस करिए। इसलिए 10% आरक्षण अब जस्टिस हो गया, पहले अनजस्टिस था। जबकि असल बात है कि अनजस्टिस होना ही नहीं चाहिए था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बेटरमेंट अगर लाया होता गया होता तो ये अनजस्टिस नहीं होता। अगर ये अनजस्टिस नहीं होता तो ये जस्टिस करने की जरूरत नहीं थी। तो सोशल जस्टिस को जो एक स्वरूप है वो भी डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सेकंड पेपर में। थर्ड आता है आपका ये क्या, गवर्नेंस, जिसको आप पढ़ रहे हैं। इसमें पॉलिसी पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं। आपने अच्छा अब तक आपने पढ़ा, मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो राज व्यवस्था के हिस्सा है। हाँ, महिला सशक्तिकरण पढ़ा है? नहीं, वो सोशल जस्टिस के हिस्सा। भाई गवर्नेंस पढ़ा, एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन बेटर है, चेंज एस्पेक्ट, हमें क्या चाहिए? सिर्फ सड़क नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, बार बार चाहिए। बार बार कौन देता है? गवर्नेंस। किसके अकॉर्डिंग देगा? जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक, ये आपका पॉलिटिकल, सबका जस्टिस चाहिए। और जस्टिस सबका कहां लिखा है कि चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब चाहिए? जब एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट कौन करेगा? गवर्नेंस। लेकिन गवर्नेंस तो एग्जीक्यूट करता रहा, तब तो गरीबी नहीं गई या शिक्षा नहीं गई। तो बोले भाई गुड गवर्नेंस लाओ, ई गवर्नेंस लाओ, पब्लिक सर्विस जो देने वाले लोग हैं उनके रोल को पहचानो, वो सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो न्यू इंडिया आ रही, नई ब्यूरोक्रेसी भी लाओ। न्यू इंडिया की डिमांड है नई लोक सेवा। तो कैसे लाओगे नई लोक सेवा? नई लोक सेवा के लिए नए आदमी थोड़ी लाओगे। जो पुरानी लोक सेवा है उसमें से जो पुरानापन है, जो विकास रोकता, उसको हटा दो। न्यू इंडिया में क्या कर रहे हैं? मानचित्र बदल रहे हैं क्या कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो सब आ गए इसमें? ऐसा तो हो नहीं रहा। उसी न्यू इंडिया में जो पुराना परंपरागत कानून है, ये है, वो है, रुकावट है, सब ठीक ठाक करो, नया भारत बनाओ, अग्रेसिव भारत बनाओ, प्रोग्रेसिव भारत बनाओ। तो संविधान में भी क्या करते हैं? संविधान वही है। देखिए कितने देश हैं संविधान बदल देते हैं, 5-5 बार बदल देते हैं। हम लोग 26 जनवरी 50 से वही संविधान, लेकिन जब वही संविधान का प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट देखते हैं तो हम संशोधन कर लेते हैं। आर्टिकल 368 में हमको संविधानविदों ने ये भी देके गए हैं हथियार कि जरूरत पड़ेगा तो कर लेना संशोधन। और संशोधन क्यों करते हैं? क्योंकि राज व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि राज व्यवस्था चलाना एक झील के, सॉरी, झरने की तरह है। एक बहती हुई बढ़िया सा नीर लिए हुए एक जलधारा है, उस पर बैरियर नहीं हो सकता। बैरियर है तो संशोधन चाहिए, और वही देगा सोशल जस्टिस। और यही गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये गवर्नेंस भी संविधान के नियमों से बाहर नहीं है, और सोशल जस्टिस भी संविधान के अनुपात में ही करेंगे। और ठीक ये तो पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या क्या बदलाव आ रहा है गवर्नेंस। नीचे जब चलेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन, अभी हमने क्या बताया, उदारीकरण के बाद क्या हुआ? इंटरनेशनल रिलेशंस आज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, द्विपक्षीय संबंध है, बहुपक्षीय संबंध है, यहां जा रहे हैं, जलवायु समझौता हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा कि नहीं? इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ द्विपक्षीय समझौते के कारण नहीं है कि हमने प्याज मंगा लिया और हमने चावल भेज दिया, बस इतना तक नहीं है। अब ऊपर की भी चिंता होती है, नीचे की भी चिंता होती है, दुनिया के टेरर की चिंता होती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की चिंता होती है, एक दूसरे की ग्लोबल प्रॉब्लम जो महामारी आई इसको लेकर के भी चिंता होती है। एक प्रकार से कहा जाए तो विदेश की जो नीति है
वो भी हमारे पास एक सशक्त अवधारणा के अंतर्गत इन्हीं गवर्नेंस तय होती है। इसलिए गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करने की पावर देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें विस्तार लेने का पावर देता है। इसलिए सारे पेपर किसमें आए? सेकंड पेपर, एक दूसरे से कोरिलेट। ये चारों प्रश्न पत्र, ये चारों जो टॉपिक मैंने बताया, एक शिक्षक पढ़ाता है, एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। और नहीं भी मान ले स्पेशलाइजेशन करता है तो कर लें। आजकल तो देखे होंगे कि जिस कोचिंग में एक एक टॉपिक के टीचर मिल जाए ना, बड़ी अच्छी कोचिंग मानी जाती। मैं इसके पक्ष में नहीं रहता। जैसे कोई कहा संविधान पढ़ाने वाला अलग हो गया, या कोई और भी पढ़ाने, जैसे भारतीय समाज पढ़ाने वाला अलग आ गया, भारतीय इतिहास पढ़ाने वाला अलग आ गया, विश्व भूगोल पढ़ा रहा अलग, और भारत का भूगोल कोई और, पर्यावरण कोई और पढ़ा रहा। 3 टीचर, आप बड़े गदगद होते हैं उनके यहाँ तो बड़े टीचर। वो तो कमर्शियल फोकस है, वो कमर्शियल है। आप इस झांसे में मत फंसना। मैं तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट, जैसे गवर्नेंस पढ़ाता ना, ओपन अप्रोच, वही मैं ओपन अप्रोच से ही बात करता हूं कि इसमें झांसेबाजी में मत फंसो। आपको स्पेशलाइज किया जा रहा है, लेकिन आपका एग्जाम तो जनरलाइज है। आप स्पेशलिस्ट बन रहे हैं जबकि एग्जाम जर्नलिस्ट का है। आप जरा सोचिए कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं, आप हिस्ट्री भी जानते हैं, ज्योग्राफी भी जानते हैं, एनवायरनमेंट भी जानते हैं, इंडियन सोसाइटी भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, सोशल जस्टिस भी जानते हैं, गवर्नेंस भी जानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी जानते हैं। आप इधर इंडियन इकोनॉमी भी जानिए, वर्ल्ड इकोनॉमी जानिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी जानिए, साइंस टेक जानिए, एथिक्स भी जानिए। आप तो अकेले जानिए और बताने वाले 20 लोग बताएं। क्यों, हम लोगों ने अकेले नहीं पढ़ा है क्या? हम लोग भी तो पढ़ते थे, सिविल सर्विसेज देते थे, तो ऐसा तो था नहीं कि ज्योग्राफी मैं पढ़ रहा हूं और हिस्ट्री मेरा छोटा भाई पढ़ के जा रहा है मेरी जगह देने एग्जाम। जैसे आप पूरा एग्जाम देंगे ना, वैसे हम लोग भी पूरा एग्जाम देते थे और पूरा एग्जाम पढ़ते थे। जब पूरा पढ़े हैं, पूरा एग्जाम दिए हैं, तो 15 लोग क्यों पढ़ाएं आपको? आप जरा एक बार सोचिए कि अगर आपके अंदर हम इसरो के साइंटिस्ट लाके साइंस टेक पढ़वा दें, तो क्या जरूरत है क्या इसकी? अभी बोल तो दिया, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, क्यों सेकंड पेपर में डाला है? उसका कंपैरेटिव एस्पेक्ट तो देखो, समझो। अब इसी गवर्नेंस से मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसी गवर्नेंस से मैं आपको तीसरा पेपर से एक कदम फांद के कुदा दूं, चौथे पेपर में डाल दूं आईएएस के, तो उसमें चले जाइए, दो टॉपिक छोड़ दीजिए जो नीति शास्त्र से जुड़ा है। नीति क्या है? हमने क्या बोला था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का? अब उसको आप फिलॉसफी से, राजनीति विज्ञान से जोड़ के ले आइए। तीसरा चौथा टॉपिक में आइए प्रशासन है। पांचवा टॉपिक साफ साफ लिखा है भारत और विश्व के जो मनीषी हैं, चिंतक। और छठवां सतवां फिर प्रशासन, आठवां आपका केस स्टडी। तो 4 टॉपिक सीधे सीधे ये गवर्नेंस है, एथिक्स। अगर ये गवर्नेंस आप जान गए तो आपको पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन का बेटर ज्ञान हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या गवर्नेंस का रिलेशन है, एलपीजी का क्या गवर्नेंस, डेमोक्रेसी का क्या है, प्राइम मिनिस्टर का क्या है, दुनिया का क्या है, पढ़ तो रहे हैं। और फिर जब आप वहां जाएंगे, अच्छा ये बताइए, हमने जब बोला संवेदनशील, कि गवर्नेंस की डिफिनेशन में जन केंद्रित, लोक कल्याण, संवेदनशील, तो आप गरीबों के प्रति दया की बात नहीं कर रहे हैं क्या? यही तो लिखा हुआ चौथे टॉपिक में, वहां चले जाइए। सिविल सर्वेंट को गरीबों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। जन केंद्रित होकर के वो आटा दाल चावल बांट रहा है, वो बिना गरीबों के प्रति दया के भावना के ही बांट रहा है क्या? ये गवर्नेंस आपको ले जाता है सीधे एक कदम तीसरे पेपर से चौथे पेपर की ओर, एथिक्स की ओर। थोड़ी फिलॉसफी को मेजर करिए, कॉम्प्रिहेंसिव करिए, कॉम्पैक्ट करिए, फिर देखिए कि आपका ये जो सिलेबस है ना, एक पोटली में कैसे आता है। डरिए मत, लड़िए। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो आज की क्लास का जो पूरा प्रारूपण था, मैंने आपको चित्रण दे दिया है। कल मैं थोड़ा, आप लोग पढ़ के आइए, जैसे संविधान का निर्माण वगैरह पढ़ लीजिए। मैं पढ़ाने के लिए नहीं बोला, मैं आपके क्वेश्चन का जो थॉट है वो क्लियर कर दूं। जब क्वेश्चन का मैं थॉट क्लियर करूंगा
तो आपके अंदर एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर काम करने लगेगा, तो क्वेश्चन से डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। थैंक यू।